नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरा प्रयास रहेगा, समय ज़रूर कम है लेकिन हमारे इरादे बुलंद हैं और यूपीपीएससी, जीटीसी और जीआईसी दोनों ही एग्ज़ाम के जो जीएस का पार्ट है उसको हम बहुत तेज़ी के साथ कवर करेंगे। तो इसी सीरीज़ में लेक्चर नंबर 3 में हम आपसे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पिछले जो वीडियो था उसमें हमने क्या बात की थी। उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता की बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे वीडियो के दौरान जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और देखिए, वैदिक सभ्यता की अगर बात कर लें या हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो विभिन्न संप्रदाय हुए हैं, ये सारे भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के अंतर्गत भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, वैदिक सभ्यता क्या है, जिसको वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। तो एक वह समय अवधि है जिसमें वैदिक साहित्य, तो चूंकि वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य होता क्या है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारे चारों वेद हैं, संहिताएं हैं, मंत्र हैं, खंड हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं, इन सबको हम वैदिक साहित्य के नाम से जानते हैं। तो जिस दौरान इस साहित्य का निर्माण हुआ, इसका सृजन हुआ, उस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और अगर हम समय की बात कर लें तो एक जो जनरल समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल को सुगमता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है पूर्व वैदिक काल, या जिसको हम ऋग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, और जो इसकी समय अवधि है वह है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। यानी जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का समय है वो पूर्व वैदिक काल है, या उसको ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और जो बाद का 600 साल का समय है, यानी 400 साल का समय है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक का, उसको हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसको अभी हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि आगे की जो फैक्ट्स हमारे होंगे वो हम कुछ कंपेयर करके चलेंगे। और साथ ही साथ चूँकि वैदिक सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के बाद पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा हम कंपैरिजन भी करने की कोशिश करते हुए चलेंगे, जिससे कि इस पूरे जो हमारा टॉपिक है उसको समझने में हमें आसानी हो और एक क्लियर हम पूरा अपना दृष्टिकोण बना पाएँ इस टॉपिक को लेके। देखिए, हमें अपने डाउट्स क्लियर करने इसलिए भी ज़रूरी हो जाते हैं और अपना कंसेप्ट भी क्लियर करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो भी आप पढ़ के जाएँ एग्जाम में वो सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाए। तो कॉमन सेंस बहुत रोल प्ले करता है, इसलिए अब हमें जो भी तैयारी करनी है वो थोड़ा समझते हुए आगे चलना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर यद्यपि ये ध्यान देने योग्य बात है कि अलग अलग विद्वानों द्वारा अभी भी स्थिति निर्धारण में भिन्नता है। यानी जो हमने अभी समय की बात की, एक टेंटेटिव है, एग्जैक्ट क्या रही होगी ये बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक विद्वानों के द्वारा इस पर जो है सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी। देखिए, सिंध और गंगा घाटी के विकसित इस सभ्यता के जो संस्थापक थे आर्य थे, इसलिए इस सभ्यता को हम आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई, यह भी आपको मिल रहा है कि जो सिंधु और गंगा घाटी है, यहाँ पर जो है हमारी जो वैदिक सभ्यता है इसका विकास हुआ। आर्यों के मूल निवास में भी विद्वानों के अलग अलग मतभेद थे, और ये मतभेद आज भी अलग अलग। मैं अभी पिछले साल और पहले एक न्यूज़पेपर की कटिंग मुझे कहीं देखने को मिली थी, तो वह भी कहीं ना कहीं आर्यों से उनके निवास को लेकर ही थी। तो जब तक हमारे पास कोई अपडेटेड डेटा नहीं, हम यही मान के चलेंगे कि आर्यों के मूल निवास में भी विद्वानों के मतभेद हैं। फिर भी अधिकांश विद्वानों का मत है कि आर्य मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। आर्यों के नाम पर ही भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा। अब थोड़ा सा कंपैरिजन ले लेते कि सिंधु घाटी सभ्यता और जो हमारी वैदिक सभ्यता है इसके विकास पर इनमें क्या अंतर था। तो देखिए, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी, हमने बात की थी कि नगर प्रधान ये सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर जो नगरीय व्यवस्था थी काफ़ी बेहतरीन थी। पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था, सड़कें चौड़ी होती थी और सड़कें एक दूसरे को समकोण या 90 डिग्री पर काटती थी। जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी। तो ये बहुत सारे विशेषताएं थी जो कहीं ना कहीं ये इशारा करती हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगर प्रधान थी, और नगर प्रधान के साथ साथ ये व्यापार प्रधान भी सभ्यता थी। यानी लोग व्यापार करना पसंद करते थे, किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसके विपरीत अगर हम बात कर लें वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, गांव का बाहुल्य था यहाँ पर, और लोग कृषि करना अधिक पसंद करते थे। तो इस तरीके से जो हमारी वैदिक सभ्यता है वह एक ग्रामीण और कृषि प्रधान सभ्यता हो गई, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह
नगर प्रधान और व्यापार प्रधान थी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन थी, जबकि वैदिक सभ्यता लौहयुगीन सभ्यता थी। लेकिन देखिए, लौहयुगीन इसलिए कहा जा रहा है कि जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग जो थे उन्हें लोहे का ज्ञान था। तो क्या पूरी जो वैदिक सभ्यता थी डे फर्स्ट से उन्हें लोहे का ज्ञान था? बिल्कुल नहीं। देखिए, अभी हमने बात की कि जो वैदिक सभ्यता थी उसको हमने दो भागों में बांटा हुआ है, पूर्व वैदिक काल जिसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो लोहे का ज्ञान जो है वो हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है। एक तथ्य और आपको हम बता दें कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हम बात कर रहे थे पालतू जानवरों की, तो वहाँ पे हमने बहुत सारे जानवरों की बात की थी, गाय थी और जो भी थी वहाँ पर जानवर। लेकिन हमने बात की थी गाय, भैंस, बकरी, बैल, सुअर, हाथी, ऊँट, कुत्ता, ये जो जानवर थे ये पालतू पशु होते थे सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। लेकिन कहीं पर भी हमें घोड़े के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। वहीं अगर हम वैदिक सभ्यता में आते हैं तो यहाँ पर जो लोग थे उनको जो घोड़ा था उसका ज्ञान था। आगे देखते हैं कि जहाँ सिंधु सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे, व्यापार करते थे, व्यापारी होने के नाते स्वाभाविक हो जाता है कि जो व्यापारी लोग होते हैं वो शांतिप्रिय होना पसंद करेंगे, झगड़ा करना पसंद नहीं करेंगे। और बैल को जो बैल था उसको पूज्य मानते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के। इसके विपरीत अगर हम आर्यों की बात कर लें या वैदिक सभ्यता के लोगों की बात कर लें तो वैदिक सभ्यता के लोग युद्धप्रिय थे, लोहे का भी इनको ज्ञान था, घोड़े से भी परिचित थे। लेकिन बैल के स्थान पर गाय को बहुत ही पवित्र मानते थे, पूज्य मानते थे और गाय की पूजा भी करते थे। क्या वैदिक सभ्यता के लोग? वैदिक सभ्यता वर्णाश्रम पर आधारित थी। देखिए, जब हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की बात की थी तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमने बात की थी कि यहाँ की जो सभ्यता थी 4 भागों में थी, वर्गों में विभक्त थी। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग। प्रथम वर्ग के अंतर्गत जैसे हम लोगों ने बात किया था कि विद्वान, ज्योतिषी, वैद्य, पुरोहित आदि शामिल किए जाते थे। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत राजकीय पदाधिकारी, योद्धा, सैनिक इत्यादि शामिल होते थे। तृतीय वर्ग के अंतर्गत जो व्यापारी थे, उद्योगपति थे, उनको रखा गया था। जबकि चतुर्थ वर्ग में जो मजदूर, नौकर, श्रमिक इत्यादि थे उनको रखा गया था। किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था वो वर्ग में विभक्त था, जबकि वैदिक सभ्यता में वर्णाश्रम जो व्यवस्था थी वो हमें देखने को मिलती है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं वर्णाश्रम जो है कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके थे। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ब्रह्मचर्य का मतलब आपको पढ़ाई करना है, जो एक उम्र होती थी 25 साल तक की, वो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आती थी। गृहस्थ में आपका जो पारिवारिक जीवन है वो स्टार्ट हो जाता था 25 से 50 साल की उम्र तक। और उसके बाद वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब था कि आपको आके परिवार को भी एक बार देख लेना और उसके बाद आपको ज़्यादातर समय अपने जंगल में देना है। और चौथी स्टेज थी संन्यास से संबंधित, यानी उससे अधिक अगर आपकी उम्र हो जाती है तो फिर आपको संन्यास ले लेना है। दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं, आपको ईश्वर पर में ध्यान लगाना है। तो ये 4 वर्णाश्रम हमें देखने को मिलते हैं वैदिक सभ्यता में। अब ये प्रश्न आता है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो वैदिक सभ्यता है उसका वर्णन हमें कहाँ पर प्राप्त होता है? तो आपको बता दें कि जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है वहाँ पर हमें वर्णाश्रम का वर्णन प्राप्त होता है या देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग घोड़ों का प्रयोग नहीं करते थे, जबकि आर्य या वैदिक सभ्यता इनका प्रयोग करते थे। अभी हम लोग बात कर चुके हैं। अब अगर रुई की बात कर लें तो रुई के विषय में दोनों ही सभ्यता के लोगों को ज्ञान था। आगे एक पुस्तक का नाम है आर्टिंग होम इन द वेदास। ये पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक की और इन्होंने आर्यों का जो मूल निवास है वह उत्तरी ध्रुव प्रदेश को माना हुआ है। दोस्तों, एक छोटा सा इश्यू है, मैं आपको बता दूं। अभी जो मैं PDF से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कमेंट आते हैं कि पूरी PDF का जो फ्रंट है वो आपको मतलब थोड़ा सा छोटा साइज़ का हो जाता है ना। जनरली मैं क्या करता था कि पिक लेके और छोटे पेज में मैटर आपको प्रोवाइड करता था जिससे कि आप आसानी से पढ़ सकें। तो अभी मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, जैसे मेरी समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी तो ये PDF जो अभी आपको बड़ी है इसको मैं थोड़ा छोटा करा के जिससे कि पूरा फ्रंट आपको पढ़ने में आसानी से आ सके उसकी मैं व्यवस्था करूँगा। लेकिन अभी वर्तमान में पढ़ाई तो हम नहीं रोक सकते हैं, तो इसी से हमें काम चलाना होगा। आगे देखते हैं कि पूर्व वैदिक या जिसको ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं, इसमें जो लोग होते थे वो छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। उत्तर वैदिक काल में कबीले बड़े बड़े राज्यों में बदल गए और राजा का जो पद था वो वंशानुगत हो गया। तो कहीं ना कहीं जो राजा की प्रथा थी वो हमें देखने को मिलना स्टार्ट हो गई उत्तर वैदिक काल से।
और उत्तर वैदिक काल की बात हम लोग देखिए अक्सर सुनते हैं मौर्य साम्राज्य के विषय में, तो जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो उसमें हम देखेंगे, और सिकंदर का आक्रमण भारत पर देखते हैं। तो एक तरीके से जो राजा और राज्य का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है वह उत्तर वैदिक काल से हमें दिखाई पड़ता है। उत्तर वैदिक काल के समय राजतंत्री शासन प्रणाली थी और राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी जो पूरा शासन प्रणाली थी वो कैसी थी, राजतंत्री थी। और इस राजतंत्र का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो राजा होता था। राजा को शासन कार्य में सहयोग प्रदान करने हेतु 2 समितियां होती थी और इन समितियों का नाम होता था सभा और समिति। सभा और समिति का गठन किसके द्वारा होता था, तो जनता के निर्वाचन द्वारा होता था। ये ऐसा भी हमको जो है देखने को मिलता है। शासन की सबसे छोटी इकाई की बात अगर कर ले तो कौन होती थी, गांव होती थी या ग्राम कर ले। और इस गांव का जो मुखिया होता था उसको हम क्या कहते थे, ग्रामीण कहते थे। यानी जो गांव का मुखिया है वो ग्रामीण हो गया। और जबकि सहस्त्र ग्रामों का जो शासक था उसको हम अधिपति के नाम से जानते थे। देखिए ब्लैक में वर्ड है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कई ग्रामों को मिलाकर क्या बनता था, विष बनता था, और अनेक विषयों को मिलाकर कबीला बनता था। कबीला को हम जन, चाहे कबीला कह लीजिए या जन कह लीजिए, कहते थे। और इसका जो मुखिया होता था वो होता था गोप या राजा। तो ऋग्वेद में जब हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि जो गोप जनस और पुराण वेदता कहा जाता है किसे, राजा को। तो अर्थ क्या है गोप जनस का, गोप जनस का तात्पर्य है कि प्रजा का रक्षक या प्रजा की रक्षा करने वाला, इसलिए राजा को गोपा जनस से कहते थे। और चूंकि एक राजकीय व्यवस्था हो गई थी, युद्ध होता था अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, ऐसा वर्णन मिलता है, तो इसलिए हम पुराण भेदता कहते थे, जिसका अर्थ था नगरों पर विजय पाने वाला। तो राजा के 2 नामों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। कौन कौन से नाम है, गोपजनस और पुराण भेदता। दोनों के अर्थ क्या है, प्रजा का रक्षक और नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला या विजय पाने वाला। सभा उस स्थान का नाम था जहाँ समिति की बैठक होती थी। तो देखिए सभा और समिति दोनों में क्या अंतर है, तो जहाँ सभा सामंतों और बड़े बूढ़ों का ग्रुप या समूह होता था, जबकि समिति जो होती थी वो जन साधारण का ग्रुप या समूह होता था। तो जो भी आप देखिए टर्म आप पढ़ते जाइए उनको क्लियर जरूर करते जाइएगा। अथर्ववेद में सभा को समिति की बहन और प्रजापति की 2 कन्याओं के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो सभा और समिति को सभा को समिति की बहन कहा गया है या प्रजापति की 2 कन्याओं के रूप में मान्यता प्रदान की गई, इसका उल्लेख आपको कहाँ मिलता है, तो यह उल्लेख हमें प्राप्त होता है अथर्ववेद में। यह 2 परिषदें हैं, ये परिषदें कौन से, सभा और समिति। ये एक्चुअल में राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। राष्ट्रीय न्यायालय का मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है कुछ इस प्रकार से। और सुप्रीम कोर्ट कितना पावरफुल है आज के समय में, इससे आप तुलना कर सकते हैं कि उस समय की जो ये परिषदें थी सभा और समिति, ये कितनी पावरफुल होती थी। कभी आप जो है हमारे ऋग्वैदिक साहित्य उसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको और डिटेल में जानकारी प्राप्त होगी। ऋग्वेद में कानून है शब्द का प्रयोग मिलता है धर्मन शब्द का। और जबकि तैत्तिरीय संहिता में अगर हम बात करें तो वहाँ पर गांव के न्यायाधीश जो है ग्रामवादी शब्द का प्रयोग मिलता है। तो धर्मन कहाँ पर प्रयोग मिलता है और ग्रामवादी कहाँ पर प्रयोग हमें मिलता है, ये भी पूछा जाता है। तो ग्रामवादी शब्द कहाँ पे हमें मिलता है, न्यायाधीश तैत्तिरीय संहिता में, जबकि कानून है धर्मन शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद में। सोम एक पौधा होता है। देखिए हम लोग जब भी ये पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के विषय में तो हम लोग सोम रस का नाम सुनते हैं। तो वास्तव में सोम रस क्या होता है, तो सोम रस एक पौधा होता था जिसका रस होता था और थोड़ा सा नशीले प्रकार का होता था और उसको पवित्र माना जाता था। जो भी कर्मकांड होते थे या पूजा पाठ वगैरह होती थी तो उसके दौरान लोग सोम रस का सेवन करते थे। ये वर्तमान में जो मैंने सर्च किया हुआ तो ये पाया हुआ है कि अभी भी वैज्ञानिक इस पौधे को, या जो हमारे विद्वान लोग हैं इस पौधे को अभी खोज नहीं पाए हैं कि वास्तव में सोमरस का पौधा होता कौन सा था। खैर अभी हमें इतना ही समझना है कि सोम का एक पौधा होता था जिसका रस जो है थोड़ा सा नशीला होता था और इसको सोमरस कहते थे और काफ़ी पवित्र समझा जाता था। और यज्ञ के दौरान या जो कर्मकांड होते थे उसके दौरान जो इसका सेवन करते थे लोग। राजा के अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के आप इन रत्निन को आप मंत्री के तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो राजा के जो अधिकारी होते थे उनको रत्निन कहा जाता था, आज के मंत्री के इक्विवेलेंट आप समझ लीजिए उनको। और जो भी राजसूय यज्ञ होते थे, राजसूय यज्ञ की शुरुआत हमें कहाँ देखने को मिलती है, वैदिक काल में देखने को मिलती है। तो वैदिक काल में जो राजसूय यज्ञ होते थे उसमें कितने मंत्री भाग लेते थे, रत्निन भाग लेते थे 12। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की अगर हम स्थिति की बात करें तो काफ़ी अच्छी स्थिति होती थी, यानी ऋग्वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल में। परंतु उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था।
उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ तक कि बालिकाओं का जो जन्म था उसे भी उत्तर वैदिक काल में अच्छा नहीं माना जाता था। तो महिलाओं की दृष्टि से अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल उतना अच्छा नहीं था। पूर्व वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे इंद्र थे, जबकि उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे उनको क्या कहते थे, प्रजापति। तो ये थोड़ा सा अंतर है, ये डिफरेंस आपको जानना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम की दृष्टि से। उत्तर वैदिक काल में 5 महायज्ञ होते थे, यानी 5 महायज्ञ थे, और इन 5 महायज्ञ के नाम कौन कौन से, ये आपको याद रखना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, भूतयज्ञ और नृपक यज्ञ। लोहे का प्रयोग जैसा हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ था। अस्तोमा सदगमे और गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है, तो इन दोनों ही का अस्तोमा सदगमे या गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में एक चीज़ और मिलती है, वो है सरस्वती नदी का वर्णन। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वैदिक काल में, यानी वैदिक काल में। आर्य लोगों का मुख्य अगर हम खाद्य की बात करें तो जो मुख्य खाद्य था वो जौ था, और जो जैसा आप लोग जानते हैं बहुत पौष्टिक होता है। यदि जब से गेहूं की खेती बहुत अधिक होने लगी तो जौ का संभवतः खेती करना कम हो गया। फिर भी आप कमेंट ये कीजिएगा हमें कि वर्तमान में भारत में जौ उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो एक क्वेश्चन बन सकता है भूगोल का है। तो आर्य लोगों का मुख्य खाद्य कौन था, जौ था, और वे लोग जौ की खेती पर सर्वाधिक ध्यान देते थे। जौ की खेती के विषय में मैं जहाँ तक जानता हूँ कि इसमें जो सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है, और उस समय सिंचाई क्या व्यवस्था रही होगी ये तो खैर रिसर्च का टॉपिक है। महापुराणों की कुल संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सबसे प्राचीन पुराण आपका जो है मत्स्य पुराण है। वेदांगों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। और जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। महाभारत का अन्य नाम अगर हम बात कर लें तो सहस्त्र संहिता, यानी 1 लाख श्लोक के कारण, और इसका रचना जो की थी आप लोग जैसा जानते हैं वेदव्यास जी ने की थी। देखिए जो महाभारत थी इसमें 1 लाख श्लोक पहले नहीं थे, पहले तो कम ही श्लोक थे, और धीरे धीरे करके इसमें श्लोक बढ़ते गए और 1 लाख श्लोक हो गए, जिसके कारण इसको सहस्त्र संहिता के नाम से जानते हैं। वेदव्यास जी ने इसकी रचना की थी। प्राचीनतम अगर स्मृति ग्रंथ की बात करें तो मनुस्मृति है, और इसकी रचना वैदिक काल में नहीं हुई है, शुंग काल में हुई है, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है जिसकी रचना शुंग काल में है। शुंग काल की कुछ और विशेषताएं हम बाद में पढ़ेंगे, अभी देख लेते हैं। उपनिषदों को और किस नाम से जाना जाता है, तो वेदांत नाम से भी इनको जाना जाता है, और इनकी कुल संख्या कितनी है, 108 है। तो ये ऋग्वैदिक काल था। इसको एक बार फिर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कोई चीज़ अगर हम पढ़ते हैं और एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो वो हमें और अच्छे से तैयार हो जाता है। तो जल्दी जल्दी इसको हम रिवाइज कर लेंगे। अभी तक हमने पढ़ा वैदिक सभ्यता यानी वैदिक काल, वह समय अवधि जिसमें वैदिक सभ्यता चारों वेद, संहिताएं, मंत्र, खंड, आरण्यक और उपनिषद का सृजन हुआ, वैदिक काल के नाम से जानते हैं। यद्यपि तिथि जो इस अवधि है वो पूर्णतया डिसाइड तो नहीं है, लेकिन संभवतः 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है उसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसमें भी जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय है वह पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल है, जबकि बाद का जो 400 साल का समय है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व को, उसको हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता, इस सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ था, तो इस सभ्यता का विकास हुआ था सिंधु और गंगा नदी के तट पर, और इस संस्था के संस्थापक कौन थे, आर्य थे, इसलिए इसको हम आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किसे, वैदिक सभ्यता को। आर्यों के मूल निवास के विषय में आज भी अभी डाउट बना हुआ है, फिर भी अधिकांश विद्वान ऐसा मानते हैं कि मूलतः मध्य एशिया के हैं, और आर्यों के नाम पर ही भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा। इतना ही नहीं, अगर आगे बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगर प्रधान थी, और यहाँ के लोग व्यापार करना पसंद करते थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग जो है, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण और कृषि प्रधान सभ्यता थी, यानी गांव में बसने वाली और खेती करने वाली सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, जबकि वैदिक सभ्यता को लौह युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि लोहे का ज्ञान इसमें था, और लोहे का भी जो ज्ञान था वो वैदिक जो काल था, ऋग्वैदिक काल था, उसके लोगों को नहीं था। जो बाद में उत्तर वैदिक काल है उसमें लोहे का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता के लिए चूंकि व्यापारी थे इसलिए शांतप्रिय थे और बैल को पूज्य मानते थे, जबकि अगर हम वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पर लोग युद्धप्रिय थे और गाय को अधिक पूज्य मानते थे और गाय की पूजा भी करते थे। वैदिक सभ्यता वर्णाश्रम थी, जबकि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी,
वर्ग में विभक्ति। वहाँ पे 4 वर्ग थे, यहाँ पे 4 वर्णाश्रम है। कौन कौन से थे आप सब, जैसे हम लोगों ने बात किया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें वर्णाश्रम का वर्णन प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़े का, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको घोड़े का ज्ञान नहीं था, जबकि वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं वो घोड़े का भी प्रयोग करते थे, लोहे का भी प्रयोग करते थे, तो शायद इसीलिए युद्ध प्रिय भी होते थे। वह जो राजा का पद है इसको भी हमें जो जानकारी मिलती है, देखने को मिलता है, कब से राजा का पद वंशानुगत हुआ, कैसे राजा बना, तो वो हमें वैदिक काल से ही देखने को मिलता है। क्योंकि पहले लोग गांव में रहते थे, धीरे धीरे गांव नगर में बन गए और उनका जो मुखिया होता था वो राजा हो गया, जिसका काम होता था प्रजा की रक्षा करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। इसलिए इसको 2 नाम से भी हम लोग जानते हैं, अभी हम आगे बात कर लेंगे उसमें। तो दोनों ही सभ्यताओं के लोगों को जो है रुई का ज्ञान था। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक आर्कटिक होम इन द वेदास की अगर बात करें तो इन्होंने इसमें जो आर्य थे उनका निवास उत्तरी ध्रुव प्रदेश माना हुआ है। तो ये आगे बात कर लेते हैं कि पूर्व वैदिक यानी ऋग्वैदिक काल में लोग छोटे छोटे कबीले में रहते थे। उत्तर वैदिक काल में कबीले बड़े बड़े राज्यों में बदल गए और राजा का पद वंशानुगत हो गया। और इस समय जो राजतंत्री शासन प्रणाली थी जिसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, राजा होता था। राजा को शासन कार्य में सहयोग करने के लिए 2 समितियां होती थी, इनका नाम था सभा और समित। दोनों को प्रजापति की कन्याएं और बहनें कहा जाता था। ठीक है, सभा और समिति का गठन कैसे होता था, तो जनता के निर्वाचन द्वारा होता था। शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, गांव थी। मुखिया ग्रामीण कहलाता था। सहस्त्र ग्रामों का शासक कौन कहलाता था, अधिपति कहलाता था। कई ग्रामों या गांवों को मिला के विष बनता था और कई विषों को मिलाकर जो है कबीला बनता था या जन बनता था, और जन का मुखिया ही गोप यानी राजा होता था। अच्छा, राजा को गोप जनस और पुराण भेदता कहाँ पर कहा गया है, ऋग्वेद में हमें कहा गया है। ऋग्वेद में गोपाजनस का अर्थ है प्रजा का रक्षक और पुराण भेदता का मतलब है नगरों पर विजय पाने वाला। सभा उस स्थान का नाम था जहाँ समिति की बैठक होती थी। सभा सामंत और बड़े बूढ़ों का ग्रुप होता था, जबकि समिति जनसाधारण का ग्रुप या समूह होता था। अथर्ववेद में सभा को समिति की बहन और प्रजापति की 2 कन्याओं के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह 2 परिषदें थी, सभा और समिति राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में कार्यरत थी, अर्थात ये बहुत पावरफुल होती थी। आप अनुमान लगा सकते हैं वर्तमान में जो हमारा न्यायालय है अधिक कितना पावरफुल होता है। ऋग्वेद में कानून एवं धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि तैत्तिरीय संहिता में गाँव के जो न्यायाधीश है उनको ग्रामवादी कहा गया है। सोम एक पौधा होता था जिसके रस को सोम रस कहते थे। यज्ञ के दौरान इसको पवित्र समझ के सेवन किया जाता था। राजा के अधिकारियों को रत्निंग कहा जाता था, जैसे आज के समय में मंत्री होते हैं वैसे ही रत्निंग होते थे। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी होती थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ तक कि बालिकाओं का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में अच्छा नहीं माना जाता था। पूर्व वैदिक काल के प्रमुख देवता की अगर बात करें तो इंद्र थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में के जो प्रमुख देवता थे वो प्रजापति थे। उत्तर वैदिक काल में 5 महायज्ञ थे, जिनको हम पंच महायज्ञ के नाम से जानते हैं। इनके नाम थे देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ और नृपक यज्ञ। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। अस्तोमा, सद्गमय और गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में ही सरस्वती नदी का भी वर्णन मिलता है। तो देखिए ऋग्वेद में बहुत सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। आर्य लोगों का मुख्य खाद्य क्या था, जौ था, और ये लोग जौ की खेती पर सर्वाधिक ध्यान देते थे। महापुराणों की संख्या कितनी, 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। महाभारत के अन्य नाम क्या है, सत सहस्त्र संहिता है, 1 लाख श्लोक होने के कारण। यद्यपि यह 1 लाख श्लोक एक बार में नहीं लिखे गए हैं, धीरे धीरे इनका जो संकलन हुआ है। पहले संख्या कम होती थी जब इसकी रचना की गई थी वेदव्यास के द्वारा। सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ कौन सा है, तो मनुस्मृति है। तो और मनुस्मृति की जो रचना है वो शुंग काल में की गई, आपको ये याद रखना है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है और इनकी कुल संख्या कितनी है, 108 है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। मैंने प्रयास किया है कि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से वो सिर्फ आपको अवगत ही न कराए जाए, रिवाइज भी करा दिया जाए। अंत में अगर आप भी हमारे पेड ग्रुप के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।